का दुर्गाष्टमी का रामनवमी दशहरा प्रदेशवासियों को और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपको विशेष मकसद से बुलाया गया है। आप सब जानते हैं कि 7-8 अक्टूबर को JCC के अंदर सीतापुर में इन्वेस्ट राजस्थान समिट होने जा रहा है। और जैसा आप सबको मालूम है कि इस बार में लीग से हटके ये कार्यक्रम हाथ में लिया है। और पहले देखते थे कि जब समिट होता है तो उसके दरमियान के MOU साइन होते हैं और कई बार तो मजाक बन जाती है, समिट हो गया, खाली आंकड़े बताने के लिए समिट के बाद में MOU साइन होते रहते हैं। इस बार हमने थीम दी है कमिटेड और डिलीवर्ड। मतलब पहले ही हम लोगों ने MOU साइन करा लिए हैं, MOU या LOI, और आधार बना के हम चल रहे हैं। मुझे खुशी है कि ये जो थीम बनाई है, रखी है, और इस प्रोग्राम में 3000 लोग जो डेलीगेट हैं वो देश विदेश के हैं, वो भाग लेंगे। और अभी तक आप देख लीजिए 4192 MOU और LOI साइन हो चुके हैं, 4192, और लगभग 11 लाख करोड़ के लगभग इन्वेस्टमेंट आने की संभावना रहेगी। संभावना मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहले मैंने देखा है गुजरात वाइब्रेंट या अन्य राज्यों के अंदर तो मुश्किल से वहाँ 15, 20, 25 से समझ लो, मुश्किल से जब पहुँच पाते हैं। हमने जो MOU और LOI साइन कराए हैं पहले, हमारी सोच ये है कि जो जो हमने नीति बनाई है, MSME की हो या फूड एग्रो प्रोसेसिंग की हो, जो भी नीति बनाई है, उन सबका लाभ टाइम पे मिले अगर, और टाइम बाउंड अगर मान लो स्वीकृति मिले, वन स्टॉप शॉप जो नाम दिया गया है सिंगल विंडो की तरह, उसमें स्वीकृतें जारी हो जाए, जो छूट दी गई है, जैसे मान लीजिए 9% इंटरेस्ट लगता है लोन में, 8% मान लो सरकार देगी उनको। तो ऐसी जो जो योजनाएं हैं, तीसरा जो MSME जो एक्ट बनाया हमने सरकार बनते ही 2019 के अंदर, उसका लाभ भी मिलेगा छोटे उद्योगों को। बड़े उद्योगों के लिए चाहे वो सोलर में आए चाहे किसी में आए, उनके लिए हम लोगों ने जो MOU साइन किए हैं, दिल्ली में अभी करीब 70,000 करोड़ के MOU साइन हुए थे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस बार सरकार ने नई पॉलिसी बनाई है कि पहले आप MOU साइन कराओ, और मेरे ख्याल से उसके कारण से 40% जो है, 40% स्वीकृति तो आपके 20% तो इन्वेस्टमेंट और 40% जो नंबर है उसके अंदर आपको स्वीकृति भी इम्प्लीमेंट भी हो गया है और इम्प्लीमेंट अंडर इम्प्लीमेंटेशन है, और 520 परियोजना तो इम्प्लीमेंट हो गई है 6114 करोड़ की, और 1160 इकाइयाँ जो है वो अंडर इम्प्लीमेंटेशन है, वो होगी करीब 1,87,445 करोड़ की। इस प्रकार से जो एक रोजगार मिलेगा कुल मिलाकर के 2,10,320 का एस्टिमेट है। ये इस प्रकार से मैंने कहा आपको इस बार हम लोगों ने तैयारी कर रखी। इसलिए पहले दिन जो है, पहले दिन जो होगा उसके अंदर उद्घाटन समारोह के बाद में 5 अलग अलग सेक्टरल कॉन्क्लेव होंगे, जिसमें एक NRR, एक टूरिज्म का, एक स्टार्टअप के लिए, एक फ्यूचर रेडी सेक्टर के लिए, और एक एग्री बिजनेस के लिए। इस प्रकार से 5 सेक्टर को हमने चुना है। वैसे भी मैं आपको जो नोट दे रहा हूँ, एक पेज का भी दे रहा हूँ और इसको भी दे रहा हूँ जो डिटेल के अंदर, जिससे कि आपको अगले 3 दिन जो है आसानी रहेगी कवरेज करने के अंदर भी, और आपको पूरी जो सरकारी योजना है उससे आप डिटेल में अवगत हो पाएंगे। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ।
2 दिन का समिट है 7-8 तारीख को। जैसे मैंने कहा कि ये 5 सेक्टरल ये बनेंगे। इसके अंदर जो एक्सपर्ट है उनको बुला करके प्रत्येक सत्र के अंदर जो है किस प्रकार हम लोग इन सेक्टर के बारे में, चाहे टूरिज्म हो, चाहे NRI हो, स्टार्टअप हो, चाहे एग्री बिजनेस हो, सबके ऊपर चर्चा होगी। और कैसे राजस्थान आज पुण्य वाला राजस्थान नहीं रहा है, बल्कि काफी विकसित राजस्थान हुआ है। और हर जगह हम लोग हर ब्लॉक के अंदर अगर खोल रहे हैं लिको का इंडस्ट्री एरिया, वो भी अपना बहुत बड़ी बात है। इस रूप में हम लोगों ने सेकेंड डे जो है, सेकेंड डे MSME कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा 8 तारीख को। और इस कॉन्क्लेव के अंदर ज्यादा उसमें परस्यू करेंगे हम लोग किस प्रकार जो छोटे बिजनेस है उनके ऊपर ध्यान केंद्रित हो, क्योंकि ये भी आपके GDP में बहुत बड़ा योगदान करते हैं। तो इस प्रकार मैंने देखा कि जो स्मॉल इंडस्ट्री है MSME, वो जब कॉन्क्लेव होगा तो उसके अंदर खुल कर चर्चा हो सकेगी और जो भी पॉलिसी बनी है उन सब पे कम से कम ध्यान ज्यादा जाएगा, ये मेरा मानना है। इसमें हमने शिलान्यास और उद्घाटन भी रखे हैं 51 प्रोजेक्ट के। उसमें 18 लघु उद्योगों के हैं और 33 अन्य हैं। करीब 51 प्रोजेक्ट है 1.5 लाख करोड़ के, उसके उद्घाटन और शिलान्यास भी हो सकते होंगे। पहले वाले जो सेशन है उसमें मिस्टर एलन मित्तल भी आ रहे हैं, गौतम अडानी आ रहे हैं, CK बिरला जी आ रहे हैं, पुनीत चटवाल जी आ रहे हैं, डॉक्टर परवीन सिन्हा टाटा पावर कंपनी के, कमल बाली वोल्वो ग्रुप के, अजय श्रीराम DCM श्रीराम, अनिल अग्रवाल वेदांता ग्रुप, श्री B संथानम सेंट गोविंद और श्री संदीप पुरी, ऐसे कई इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो सब यहाँ पर मौजूद रहेंगे आपके यहाँ पे। मैंने बताया जो आपको मिल जाएगा कि किस प्रकार संख्या की दृष्टि से माइंस एंड मिनरल्स में 31%, कृषि व फूड प्रोसेस एग्रो प्रोसेसिंग के अंदर 17%, टेक्सटाइल में 9.5%, टूरिज्म में 9.3% और केमिकल पेट्रोकेमिकल में 5.5%, बाकी मिसलेनियस। ये संख्या की दृष्टि से ये ब्रेकअप रखा हम लोगों ने, जिसकी संभावना बनी रहेगी। इन्वेस्टमेंट जो होगा उसमें मेजर सेक्टर में ऊर्जा जो है एनर्जी 57% है, केमिकल पेट्रोकेमिकल में 18.2%, टेक्सटाइल में 9.5%, पेट्रोलियम गैस के अंदर 5.9%, सीमेंट में 4.6% और टेक्सटाइल में 3.4%। इस प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। और बाकी जो हमने जो पॉलिसी बनाई है उसमें राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना आपको मालूम है 2019 से शुरू की गई है, रिप्स कहते हैं, बहुत पॉपुलर हुई है। ये राजस्थान सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशंस एक्ट 2019 सेका बनते जो बनाया हम लोगों ने उसको, और 10 करोड़ रुपए से ऊपर के निवेश प्रस्ताव जो हैं उनको वन स्टॉप शॉप का इम्प्लीमेंटेशन। और नंबर 3 मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है, जिसमें इंटरेस्ट सब्सिडी मैंने आपको बताया था 9% इंटरेस्ट लगता है, उसमें 8% सरकार देगी। उसके अंदर हैंडीक्राफ्ट की नीति अलग बनाई है और MSME की नीति भी अभी मैं हाल ही मुझको डिक्लेयर किया है। वो डिटेल में मुझे पता नहीं आ सकता, नहीं 3 साल तक निरीक्षण नहीं होगा, स्वीकृतियां मुक्त रहेगी MSME नीति के अंतर्गत, उसको मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। अभी जो हैंडीक्राफ्ट नीति लागू की गई है अभी हाल ही के अंदर, जो टेक्सटाइल है, मेटल वुड है, कारपेट, दरी, नबदा,
सेरेमिक, क्ले आर्ट, लेदर आर्ट और ज्वेलरी आदि दस्तकारों को इसका लाभ मिलेगा। और इसका उद्देश्य है 5 वर्षों में कम से कम इस सेक्टर में 50,000 नए रोजगार भी उपलब्ध हो सकेंगे। इस नीति में जो आर्टिजन्स हैं उनको 3 लाख रुपए तक के ऋण पर इंटरेस्ट जो है वो सरकार वहन करेगी पूरा। हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम जो डायरेक्टर बना है और उनके अंतर्गत जो हस्तशिल्पी हैं, हस्तकरघा बुनकर है, उनके लिए क्या भविष्य में प्लानिंग कर सकते हैं, वो उससे हमें आधार मिलेगा, सुझाव मिलेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। ये सेक्टर हमारे लिए राजस्थान बहुत बड़ा सेक्टर है। जयपुर में एक राज्य स्तरीय हस्तशिल्प म्यूजियम बनेगा और 13 जिलों में लघु हस्तशिल्प म्यूजियम बनाए जाएंगे। इसी प्रकार जो नीति लागू की गई एमएसएमई नीति अभी हाल ही के अंदर, क्योंकि करीब 30% जो है जीडीपी के अंदर उसमें एमएसएमई का योगदान रहता है, इसलिए उसको इसी रूप में हम इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं। और नीति के अंदर रिसर्च डेवलपमेंट का काम भी है, ई बाजार की सुविधा है, क्लस्टर डेवलपमेंट है, सिक्योरिटी प्लानिंग है, रिस्क कवरेज आदि की उसमें प्रावधान किए गए हैं। इस प्रकार से जो प्रवासी है वो लघु और जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तीनों सेक्टरों को बराबर कैसे हम तरजीह दे सकें वो देखा जाएगा। ये जो वन स्टॉप शॉप व्यवस्था जो की गई है, वैसे ये 20 साल से कोशिश कर रहे हैं हम लोग, सिंगल विंडो। आप मालूम है कि राजस्थान इसके बारे में जब कभी कलकत्ता है, चेन्नई, बॉम्बे, बेंगलोर जाओ तो आपको शिकायत मिलती है कि आप वहाँ जाते हैं तो रेस्पॉन्स नहीं मिलता है। ये सोच के हम लोगों ने बार बार काफ़ी कोशिश करी। मैंने खुद ने बहुत कोशिश, जब सरकार हमारी आई है मैंने बहुत कोशिश करी। पिछली बार सुनील अरोड़ा जी थे, 5 साल लगे इसके अंदर तब बनी नीति, तब भी वो नीतियाँ कारगर नहीं हो पा रही है। अब जो हमने सिंगल स्टॉप शॉप की व्यवस्था करी, 14 विभाग के अधिकारी एक साथ बैठते हैं और वो इसको इकाई को मंजूरी देते हैं। उसके बावजूद भी इसको मैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ। इसमें मैंने अभी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी विनू गुप्ता जी को कहा है आप इसके लिए और ज़्यादा कैसे स्टडी करें जिससे कि हम ऐसा ट्रांसपेरेंट सिस्टम बना सकें, पूरे देश के अंदर मैसेज जाए कि राजस्थान ने अपनी ऐसी नीति बनाई है। अब हम जाएंगे तो जो वेलकम होना वेलकम भी होगा, कंफर्टेबल फील करेंगे हम लोग, और सारी हमें जो सिक्योरिटी मिलनी टाइम पे मिलेगी और हम अपना अगला काम टाइम पे कर पाएंगे। अभी तक रिको ने जो है, मैंने जो बताया आपको, हर ब्लॉक में, हर एसडीओ हेडक्वार्टर पर बना रहे हम लोग रिको के औद्योगिक क्षेत्र बना रहे हैं। तो 390 तो बन चुके हैं और 120 में अभी स्थापित करने बाकी हैं। कुल 510 जगह पर ये औद्योगिक क्षेत्र बनेंगे, छोटे बड़े मिलाकर के सब मिलाकर। मुख्य रूप से आपको इसीलिए तकलीफ थी कि मैंने समझा कि बहाने आपसे बात भी हो जाएगी। और इतनी बड़ी इवेंट है जिसमें हमने आप सबको इनवाइट किया है, साथ में मेरे ख्याल से दिल्ली का मीडिया भी आएगा, वो भी आएगा, क्योंकि नेशनल इंटरनेशनल इवेंट है। राजस्थान के इंटरेस्ट के अंदर राजस्थान की इमेज जो है इन्वेस्ट फ्रेंडली कैसे बने, मुख्य उद्देश्य ये भी है। इन्वेस्टमेंट आएगा तो मैं समझता हूँ कि रोजगार जो है, हमने एस्टिमेट लगाया कि अगर ये पूरा हो जाए तो कहने ही क्या, फिर तो आप देख लीजिए कि 9 लाख तक के रोजगार मिल सकते हैं। पर मैं खुद मानता हूँ, मुझे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि जहाँ जहाँ पूरे देश के अंदर जो राज्य हैं जो इन्वेस्टमेंट सबमिट करते हैं उनकी जानकारी हम लोगों ने प्राप्त करी है, तो वो मुश्किल से 20% 25% पहुँचते हैं। हम कोशिश करेंगे, हमने जो एडवांस प्लानिंग करी है जिसका मैंने कहा कमिटेड और डिलीवर्ड हो चुका है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि अगर ये मैसेज जाएगा, ये माहौल बनेगा,
उसका लाभ आने वाले वक्त में राजस्थान के लोगों को मिलेगा, रोजगार में भी मिलेगा, रेवेन्यू बढ़ेगी राजस्थान की। तो हम लोग और सोशल सिक्योरिटी, जो मेरी खुद की थीम है कि 21वीं सदी में हम पहुंच गए हैं, तो अब सोशल सिक्योरिटी में ध्यान देना चाहिए। कोई व्यक्ति तकलीफ में नहीं रहे, भूखा नहीं सोए, मेरा नारा है। भूखा नहीं सोए में से बात आ जाती है कि भूखा नहीं सोने का मतलब भूख ही नहीं है, कंफर्टेबल जिंदगी जी सके, उसको दुनिया के मुल्कों में जो सिक्योरिटी मिली हुई है हर हर परिवार को, वो परिवार की सिक्योरिटी हिंदुस्तान में लागू हो। राजस्थान में हम कई स्कीमें लाए हैं, जो चिरंजीवी योजना हमारी है, या इंदिरा रसोई की योजना है, इंदिरा रोजगार योजना एक बहुत बड़ा ये फैसला है जिसका वेलकम पूरे देश के अंदर हो रहा है। नरेगा की तरह आपको शहरों में रोजगार मिलने लग गया है, फीडबैक भी अच्छा आ रहा है। जो जो हम सोशल सिक्योरिटी स्कीम लेकर आए हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी से हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, योजनाएं जो यूनिक राजस्थान की है, चाहे ओपीएस भी क्यों नहीं है, वो भी मानवीय दृष्टिकोण से की गई है कर्मचारियों के लिए। आरजीएचएस क्यों नहीं है, आज कर्मचारियों को सीजीएसए की तरह जो भारत सरकार के कर्मचारियों को है, उसी ढंग से यहाँ के कर्मचारियों के लिए अब आराम हो गया है। उनको जो पहले तकलीफ आती थी, बिल पेच करो और कहीं पहले पेमेंट करो, फिर सब समाप्त हो गया है। तो तमाम फैसले हमारे क्रांतिकारी है। उसी रूप में हम चाहेंगे कि 4-5-6 फैसले ऐसे राजस्थान के अंदर है, ये उड़ान योजना भी है महिलाओं के लिए। ये तमाम योजनाएं पूरे मुल्क में लागू होना चाहिए, वक्त आ गया, ये हमारी मांग है। थैंक यू। सर आपने राजस्थान में कितनी उम्मीद करते थे? तो पहले तो सभी में काफी टाइम एक वसुंधरा जी के टाइम से तो उनके कंक्लूजन में अब मान सकते हैं कि डबल या 3 कितना मार्क्स? ये तो मैंने कहा आपको, इस बार जो अप्रोच जो मैंने बताई आपको, वो अप्रोच पहले नहीं थी, उसमें इस अप्रोच राजनीति का फर्क है। अभी देखिए ना आप, अब इस इवेंट के अंदर कोई एमओयू साइन नहीं होंगे, कोई एलओआई जारी नहीं होगा, जो होना पहले हो रहा है। और हम लोग कस्टमाइज पैकेज देना है। अभी कल ही हमने मीटिंग करी, आप लोगों ने मीडिया में दिया भी है, कल भी मीटिंग करके हमने जो प्रस्ताव है 33 प्रस्ताव लिए, 1.5 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट कल हमने क्लियर किए हैं। तो तमाम काम जो है इस बार पहले ही हो रहे हैं। और 33 प्रोजेक्ट, 37 प्रोजेक्ट थे। तो इस बार हम लोग प्लानिंग से चल रहे, जिससे कि वो भी कंफर्टेबल फील करे राजस्थान के अंदर, हम लोग ऑफर करने की स्थिति में रहे उनको। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार फर्क पड़ेगा। सर इसमें मुख्यमंत्री कार्यालय लेवल पर फॉलो चलेगा, जितने भी एमओयू एलओआई साइन हुए हैं तो वो इम्प्लीमेंट हो जाए, वो इम्प्लीमेंट करने के लिए फॉलो अप एक्शन। तो डिपार्टमेंट इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट सक्षम है, हम लोगों से संयुक्त में रहती रहता, रिव्यू मीटिंग चलती रहती है। पर दिमाग में रखें कि ये जो अब जो स्थिति बनी है, और कोरोना के बाद में स्थिति और बदल गई है। अब फॉर्चुनेटली देश के अंदर दुनिया का इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, और जा भी रहा है। लोग 9 लाख से अधिक लोग जा चुके हैं देश से, देश छोड़ के जा चुके हैं। 9,30,000 ऐसा कुछ फिगर पार्लियामेंट में शायद आवे थे। तो ये एक स्थिति है। हम चाहते हैं कि राजस्थान वो राज्य रहे जहाँ लेबर अनरेस्ट नहीं है, एनवायरनमेंट की दृष्टि से भी ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर भी स्थिति ठीक है। यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट के रूप में ये राज्य देश में छवि बनाए अपने देश विदेश के अंदर, उसका लाभ हमें मिलना चाहिए, मेरा सोच है। हाथ खड़े करो भाई, ठीक, ओके। आपसे भरोसा करके जिले से राजस्थान में आते हैं कि आप ऐसा भाव दे रहे हैं, अच्छी आपकी योजना है, लेकिन फिर भी फिर खबरें आते हैं कि जो निवेशक यहाँ आ रहे हैं उनको जो डिपार्टमेंट स्तर पे, अधिकारी स्तर पे उनके काम उस तरह से नहीं होते जिस भरोसे से आते हैं। दूसरी चीज है कि कुछ निवेशक वापस जा रहे हैं, तो इसको एक सरकार को योजना है कि जो निवेशक आए हैं भरोसा कायम रखे, आप पे भरोसा है,
कि इस तरह से काम नहीं हो पाता तो देखिए ऐसे ऐसा ऐसा नहीं है, हर अधिकारी चाहता है कि इन्वेस्टमेंट आए और मैं कंट्रीब्यूट करूं। होता क्या है कि लोगों में भय भी होता है आजकल, जो वक्त चल रहा है देश के अंदर, थोड़ा ऐसी स्थिति बन गई है। क्योंकि पिछली बार देखा मैंने भी, जब सरकार चली जाती है तो अनावश्यक तंग करने के भी कई बार कारण आ जाते हैं। पिछली बार तो मंत्रियों को नहीं छोड़ा गया, और वो केस का पता ही नहीं, जो मेरे खिलाफ भी कोई केस गया था सीबीआई के अंदर, ना तो भेजने वाले उसको याद करते हैं और ना हमें पता पड़ता कौन सा केस था, वो पता नहीं 108। तो कई बार क्या होता है, अधिकारी लोगों में ये माहौल बन गया पिछले 10 सालों में, 15 सालों में, तो भाई ऐसा काम मत करो जो कल मतलब हमारे ऊपर कोई आरोप लग जाए। वो भी एक कारण है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम लोग, जैसे मैंने कहा कि हमारे एचईएस इंडस्ट्री बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट है, अगर तय कर लेंगे हम लोग कि छोटी मोटी कमी रह गई, काफी फर्क पड़ा है। हमने रोड शो किए हैं देश के अंदर, विदेश के अंदर, राज्य के अंदर, उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है। संकुता जी हमारे मंत्री खुद गई है कि राज्यों के अंदर, बॉम्बे के अंदर गई, कलकत्ता में गई, चेन्नई भी गई हुई, कई जगह गई होंगी, तो उसका फर्क पड़ा है। लोग समझने लगे हैं, पर विश्वास कायम करने की और आवश्यकता मैं महसूस करता हूँ, उस पर जोर दे रहे हैं। थोड़ी पब्लिसिटी भी हम करेंगे, थोड़ा आपसे हम सहयोग मांगेंगे कि आप लोग भी तो कोई आर्टिकल वगैरह लिखो, राइटअप लिखो। आप तो खाली बस न्यूज देते हो खाली। आपका जो पावर, आपके पास बहुत बड़ी पावर है, चौथा स्तंभ है। और मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोग जो जमात के हो और हम लोग जिस जमात के हैं उसमें ज्यादा फर्क नहीं है। क्योंकि आप लोग भी एक प्रकार से पब्लिक लाइफ बिताते हो, घर बार छोड़ करके, और सामाजिक सरोकार निभाते हो लिख करके, और क्या चाहिए। तो अलग अलग काम है, पर आप लोगों के भी चौथा स्तंभ इसे लिखा जाता है। पर अनफॉर्चुनेटली, मैं बार बार अब क्यों बात कहूं, कि जो आपको और बढ़कर के आगे आना चाहिए सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, प्रदेश के लिए। दो सवाल। ये प्रोडक्ट जो आउटलाइन सेशन एनआरआर कॉन्क्लेव है, नॉन गवर्नमेंट राजस्थान इसके लिए अलग से कॉन्क्लेव करते हैं, तो सर उनके लिए कुछ विशेष पैकेजेस होंगे, जैसे कि आपकी भी एक झुकाव है उनकी तरफ, और उनकी भी एक आत्मिक रिश्ता, राजस्थानियों का आत्मिक रिश्ता राजस्थान से है। और दूसरा नहीं, मैंने पता कर दिया, एनआरआर की जो पहली बार हम लोग अगर रखा हमने सेक्टरल डिस्कशन के अंदर, इसका मतलब है कि एक पॉलिसी बनेगी, उसमें कोई आप इशारा वो दीजिएगा जिससे कि हम उसको समावेश कर सकें। क्योंकि एनआरआर को भी पूछना पड़ेगा हम लोगों को। हम लोग कई कोरोना के अंदर भी, बाद में भी कई बार हम लोग वीडियो ऑनलाइन बातचीत करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपकी भावना अच्छी है, उसमें हम लोग विचार विमर्श करके पॉलिसी लाएंगे। दूसरा सर, एक राजस्थान हैंडीक्राफ्ट्स को लेकर जाना जाता है पूरी दुनिया भर में। मतलब पॉलिसी से बन रही है, जी और सीएस कह रही तैयारी भी हो गई हमारी। जी। इसमें सबमिट के अंदर हम उसको लॉन्च कर देंगे। तो पहले आप क्यों पूछ रहे हो, 2 दिन इंतजार कर लीजिए उसके लिए। सर एक सवाल और है, ये हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्ट के लिए राजस्थान दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन आजकल सर एग्रो प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत बड़ा फोकस है, प्राइम मिनिस्टर का भी काफी फोकस है, गुजरात एक बड़े हब के रूप में देखा जा रहा है, और फॉर्चुनेटली एग्रो बिजनेस कॉन्क्लेव आप कर रहे हैं इसके ऊपर। तो राजस्थान को कैसे एग्रो प्रोडक्ट्स के हब पे डेवलप किया जाए, उसके लिए कुछ विशेष अगर कोई करें। देखिए, एग्रो के लिए पॉलिसी बनी, एग्रो प्रोसेसिंग की है। उसमें हमने कई छूट दी थी, किसानों को भी दी और इंडस्ट्री को भी दी है। अनफॉर्चुनेटली जितनी मार्केटिंग होनी चाहिए, वो मार्केटिंग आपको भी करनी चाहिए, हम भी करें। क्योंकि अगर एक किसान तक या एक उद्यमी तक बात नहीं पहुंचती है, इसमें 2-2 करोड़ तक की सब्सिडी उसके अंदर है, पर जानकारी का अभाव, एक्सपोर्ट जो करता है उसको सब्सिडी मिलती है, पर उसके बारे में खुद महसूस करता हूँ जितने लोगों आगे आना चाहिए वो आ नहीं पा रहे।
तो हमारा प्रयास रहेगा कैसे इसको आगे बढ़ाएं। ठीक है, अच्छा बोलिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए, वो हमारी बहुत टॉप प्रायोरिटी पर, आपको मालूम है, सबको मालूम है। अनफॉर्चुनेटली 5 साल डिले हो गया प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट लगभग 40,000 करोड़ का था, अब वो 70,000 करोड़ का हो गया। तो आप सोच सकते हो कि कोई प्रोजेक्ट को रोकने के मायने क्या है। इसलिए हम, कोई गवर्नमेंट बदलती है, हम सरकार में आते हैं, तो बीजेपी गवर्नमेंट के कोई प्रोजेक्ट हम रोकते नहीं है। जिसका ईआरसीपी तो एक जीता जागता उदाहरण है। और लोकतंत्र में सरकार बदलती रहती है, पर प्रोजेक्ट रुकेंगे तो एस्केलेशन होगा, प्राइस बढ़ेगी और पब्लिक को नुकसान होगा, जो आपने बताया है। अब बात रही पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की, उसका काम हम साइमल्टेनियसली शुरू कर रहे हैं। मेरे ख्याल एरिया कितना है? नहीं, वो जो एरिया कितना, 383 स्क्वायर किलोमीटर पे वो बनेगा। पर्यावरण स्वीकृति मिल गई है, काम चल रहा है और भारत सरकार पे गया हुआ है। भारत सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के लिए। वो प्रक्रिया अभी तक चल रही है, अभी तक हमें मिली नहीं है। हम लोग चाहते हैं जल्दी हमें मिल जाए, हमारी मांग रहेगी प्रधानमंत्री जी से, सर पत्र लिखा भी है हम लोगों ने। हम चाहेंगे कि जल्दी वो, मतलब हम कई बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं, वो पर्यावरण स्वीकृति के अलावा भी ऐसा जब कंप्लेंट बनता है, क्योंकि एचपीसीएल भारत सरकार की कंपनी है, तो उनकी ड्यूटी है वो जल्दी, अगर जितना जल्दी स्वीकृत करेंगे उतना जल्दी स्टेट गवर्नमेंट को बड़ा काम है करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना होगा, सड़कें वड़कें, पानी बिजली सब पहुंचाना होगा, तब जाके इंडस्ट्री आ पाएगी ना। पर फ्यूचर के अंदर बहुत बड़ा काम होगा, क्योंकि प्लास्टिक आधारित मेरे ख्याल से 100, 150, 200 तरह के आइटम बनते हैं उसके अंदर। किसे कहते हैं 200 तरह का आइटम बनना, और उसके लिए कितने उद्योग छोटे मोटे आएंगे, बाहर के नौजवान जाएंगे वहां पर, तो एक तस्वीर बदल जाएगी पूरे उस एरिया की। तो हम लोग उसमें लगे हुए हैं। गवर्नमेंट की बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, उसके लिए आपको शुक्रिया। आपको देखिए, जो आपने अडानी, मिस्टर अडानी के बारे में बात करी है, जो भी इन्वेस्टर आएगा उसके, अगर मान लो कानून की पालना करता है, नियमों की पालना करता है, हमारी जो शर्तें हैं उनको मानना है, तो हमारी प्रायोरिटी रहती है कि यहाँ रोजगार मिले, इन्वेस्टमेंट आएगा तो रेवेन्यू बढ़ेगी स्टेट की, रेवेन्यू काम आएगी विकास के लिए। ठीक है। और बाकी जो ये आपने कहा कि आगे क्या रहेगा, तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये पूरा जो है, पूरा देश के अंदर दुर्भाग्य से मीडिया जो है वो किंग मेकर बन जाता है, किंग मेकर बन जाता है। वो लाइकिंग डिसलाइकिंग से खबरें चलाते हैं, जो दुर्भाग्य है देश का, जिस पे जनता विश्वास करती है। अगर प्रिंट मीडिया है तो जनता छपे हुए शब्दों में विश्वास करती है। आज भी गांव में चले जाओ, उससे आप बहस कर लो गांव वालों से, कहे क्या बात करते, मैंने खुद ने पढ़ा है। इतना विश्वास मीडिया पे है आज भी। उसी ढंग से एक भाई टीवी मैंने देखा था खुद ने, गलत कैसे हो सकता है। तो जब जनता का विश्वास होता है मीडिया पर,
तो मीडिया की जिम्मेवारी उसी प्रपोर्शन में बढ़ जाती है। दुर्भाग्य से जो है, दुर्भाग्य है कि आज मीडिया गोदी मीडिया क्यों कहलाता है। रवीश कुमार अकेला बोलता रहता है गोदी मीडिया के बारे में। ऐसी स्थिति क्यों बनी है? जैसे प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, आप भी देखते होंगे, सत्य हिंदी में देखता हूँ और भी कई देखता रहता हूँ, हमारे खिलाफ आज डिस्कशन आते हैं, हमें कोई एतराज नहीं, ये डेमोक्रेसी है। पर जिस प्रकार से आप अगर लाइकिंग डिसलाइकिंग से चलोगे तो उससे ना तो जिसके आप पक्ष लेना चाहते हो ना तो उसके कोई फायदा मिलता, उसको नुकसान ही होता उल्टा। और ना जो है आप डिसलाइक किसी को करोगे बिना मतलब, तो उसको ही जरूर नहीं नुकसान हो, केवल फायदा मिल जाता उसका भी। इसलिए क्या होता है कि ये जो है मीडिया की जिम्मेवारी मैं बचपन से ही प्रो मीडिया रहा हूं, समझ गए आप। मैं मीडिया फ्रेंडली माना जाता हूं हमेशा, तो भी मुझे मीडिया नहीं छोड़ता है, कोई न कोई कुछ बात करता ही रहता है, और उसका मैं क्या करूं उसका मैं क्या करूं, मेरे पास इलाज नहीं है। जब जब कोई संकट आ गया राजस्थान पर, सरकार गिरने का आ गया हो, कोई स्थिति आ जाए, तो आप देखिएगा कि बगसते नहीं हो, अरे भाई तुम कहते दोस्ती निभा रहे थे, आज तुम्हें क्या हो गया है। तो पता नहीं मेरे क्या सुकून की बात है, पर मैं माइंड नहीं करता। मैं देखता हूं कि हर चीज को मीडिया में जो आती खबरें हैं, तो जनता भी इतनी कॉमन सेंस रखती है। रॉबर्ट कॉमन सेंस हिंदुस्तान के लोगों का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और उसी ढंग से लोग उसको समझ लेते हैं कि सच्चाई क्या है। तो अल्टीमेटली नुकसान मीडिया को ही होता है, उनकी क्रेडिबिलिटी को होता है, और उनकी क्रेडिबिलिटी के साथ में लोग क्या हम क्या करेंगे देख करके, खबरें तो ऐसी उल्टी सीधी आती रहती है, तो आपको कोई फायदा नहीं मिलता है। लास्ट क्वेश्चन, वो आप थोड़ा एंजॉय करिए, थोड़ा हम लोग जब 2 दिन कॉन्फ्रेंस हो जाएगी तो आपको कई बातें नहीं मालूम पड़ेगी। लास्ट को इनको मैंने कह दिया है, बोलिए आप बोलिए। राजनीति में गुणा भाग होकर राजनीति होती है, ठीक है। राजनीति में कई बार कहते हैं दिखता जो होता नहीं है, जो होता वो दिखता नहीं है। अब आप लोग जो है आप तय तक जाओ, सच्चे की तय तक जाओ। अब मैंने कल कहा मैं कहीं भी रहूं, राजस्थान प्रदेश की, जोधपुर की और महामंदिर की जहाँ मैं पैदा हुआ उसकी सेवा करता रहूंगा। अब मैं कहीं भी रहूं, वो तो काट दिया मीडिया ने, और मैं राजस्थान की, जोधपुर की महामंदिर की सेवा करता रहूंगा। उन दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क होता है। तो इनको पूछो कि भाई आप अगर पूरा दे देते पैरा तो जनता को मालूम पड़ता मेरी इच्छा है कि मैं कहीं भी रहूं, चाहे मैं कहीं भी रहूं। अब उसको बताइए आप लोग, जो कारीगरी करते हो हमारी तरह, वो भी कम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको 6 नाम राजस्थान रत्न अवार्ड हमने प्रारंभ किया, पहले भी किया था मैंने एक बार, सरकार बदलते ही मैंने कहा कि कई योजना बंद हो जाती है, उसमें वो योजना बंद हो गई मेरी। अभी तक पता नहीं कितने राजस्थान अवार्ड मिल सकते थे लोगों को जो वास्तव में डिजर्व करते हैं, और ये समाज और पब्लिक एक प्रकार से प्रोत्साहन देती है जिससे कि नई पीढ़ी को भी प्रेरणा मिले। मेरा हमेशा मानना है कि चाहे वो महापुरुष हो, चाहे वो शहीद हो, सीमाओं वाले, और चाहे सम्मानित होने वाले लोग हों, अगर हम सम्मान करता समाज तो नई पीढ़ी को भी एक प्रेरणा मिलती है। मेरा ये थीम रहता है। अभी हमने जो ये तय किया है उसके अंदर
जो राजस्थान की जो हस्तियां हैं अपने अपने फील्ड की, उनको हमने जिनने नाम राजस्थान का रोशन किया है उनको मैंने नाम घोषित किए। मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, जिससे कि उनको हम अवार्ड देंगे इस प्रोग्राम के अंदर ही। एक तो जस्टिस दलवीर भंडारी है, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज हैं। एक जस्टिस आरएम लोढ़ा, जो सीजीआई बने थे एकमात्र राजस्थान के। एक मिस्टर एलन मित्तल, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, आप जानते हैं कि पहले भी आए हैं। मिस्टर अनिल अग्रवाल, जो वेदांता के हैं, जिन्होंने तेल का वो केन उनके पास में है, और हिंदुस्तान जिंक वगैरह उनके पास में है। एक मिस्टर शीनकाम निजाम, जोधपुर के हैं, बड़े माने हुए शायर भी हैं और सांस्कृतिक समाज में। और एक मिस्टर केसी मालू, जो हमारे राजस्थानी विधा को बढ़ा रहे पूरी देश दुनिया के अंदर। इन 6 लोगों को हम लोग अवार्ड देंगे, और ये अवार्ड हर साल एक कमेटी बना के कमेटी तय करेगी आगे अवार्ड का स्वरूप क्या हो, किनको मिलना चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये काम हम आगे वाले वक्त में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सब लंच में आमंत्रित है। धन्यवाद।